सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज अनुज फ्रॉम आई एम कोई कोड और आज के हमारे गेस्ट है लक्ष्य ग्रोवर। क्योंकि आज हम बात करने वाली है एआई की, बिटकॉइन की, यूएसए और ईरान की जो वॉर चल रही है और उसका इफेक्ट आजकल हमारी सोसाइटी में क्या पड़ रहा है, प्लस यार कॉर्पोरेट लैंडस्केप कैसे चेंज हो रहा है। मैं लक्ष्य को जानता हूँ जब से शायद बिटकॉइन और एआई की बात भी नहीं होती थी कहीं। जब से हम साथ में खेले हैं, बड़े हुए हैं, अलग अलग जगह पे जाके काम भी करा है। तो लक्ष्य जी, आप अपना थोड़ा इंट्रोडक्शन देना चाहें हमारे ऑडियंस को। Yes. So hi guys. Basically, I'm Lakshya Grover. So basically, I work as a software engineer from past 5 years. And अनुज और मैं बहुत टाइम से मतलब जमानों से दोस्त हैं. So या एक साथ बड़े हुए हाँ भाई, हैं. सदिया हो गई। AI अब हम साइंस में चले गए या कॉमर्स में चले गए. वो मतलब एक जर्नी बहुत अच्छी रही है. बट हाँ, आज साथ बैठे हैं तो विल डिस्कस समथिंग गुड एंड बेटर फॉर द सोसाइटी. स्टार्ट मैंने भी साइंस से करा था, फिर बाद में रियलाइज हुआ कि क्यों ना कॉमर्स में थोड़ा सा चले जाए, थोड़ा सा अलग स्कोप कर लेते हैं। क्योंकि यार मैं ना थोड़े दिन पहले मैंने अपने इंस्टा के अकाउंट पे गया और वहाँ पे ना एक मतलब एज अ मेंबर मतलब मेरे को चाहिए थे अपनी टीम के लिए। और वहाँ पे मैंने ना बस ये डाला कि आई एम हायरिंग पीपल वगैरह फॉर माई मतलब होता है ना फाउंडेशन टीम बनाने के लिए। तो मतलब आप मानोगे नहीं यार, मेरे को 90% लोग ना यार मतलब बीटेक और मतलब सब इंजीनियर्स भरे हुए थे उसमें और कोई कॉमर्स ग्रेजुएट नहीं था। बट ये एक मेरा ऑब्जर्वेशन था। तो आज स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एआई के ऊपर, बिटकॉइन के ऊपर, गवर्नमेंट के ऊपर जो सवाल उठाने वाले हैं। बट पहला सवाल आज आपके लिए, यार आप देख रहे होंगे कि एआई का यूज ना दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। रोज हम एआई खोलते हैं, अपनी वेबसाइट बनवाते हैं, उससे कोई भी मतलब सवाल पूछते हैं, बहुत सारी चीजें करवाते हैं, एनालिसिस कराते हैं, डेटा इंजीनियरिंग कराते हैं, सारी चीजें कराते हैं। बट बात कहीं ना कहीं कभी कभार ये भी उठती है कि एआई आने वाले टाइम में हमारी नौकरियां भी खा लेगा। अगर वो नौकरी खा लेगा और लोग बेरोजगार बैठेंगे, अनएम्प्लॉयड घर पे बैठेंगे, तो उनके पैसे कौन देगा? अगर गवर्नमेंट देगी तो गवर्नमेंट को वो पैसा कौन देगा जो वापस से वो लोगों को दे? तो आप समझ रहे हैं, साइकिल समझ रहे हैं यहाँ पे क्या होने वाला है? तो उसके ऊपर आपका क्या टेक है? कि पहले तो ये बताइए कि क्या लगता है एआई का क्या फ्यूचर है, फिर बात करेंगे कि गवर्नमेंट का क्या इसमें मतलब लुक रहने वाला है। क्योंकि इन दी एंड अगर समाज अनएम्प्लॉयड बैठेगा तो उससे बहुत ज़्यादा क्राइम रेट बढ़ता है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं नेगेटिव। तो इसमें आपका क्या विचार है? हाँ, सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला कि नौकरियां खा लेगा या नॉल कुछ. एआई ऐसा कुछ नहीं करने वाला है. टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने स्टार्ट किया था, जब बेसिकली एआई की वेव आ रही थी, तो आई वाज लर्निंग डीएसए. और डीएसए आई थिंक आपको लोगों को पता ही होगा बता क्या है सकते क्या हो नहीं. आप थोड़ा लोगों को अब मतलब क्या होता है थोड़ा सा? डीएसए इज बेसिकली डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स. बेसिकली क्या करते हैं कि कोडिंग का फाउंडेशन उसी चीज़ से बनता है. लाइक ट्रीज, अपना जो जो भी मतलब जो कंप्यूटराइज चीज़ें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, वो डाटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम पे से ही बनती हैं और आज तक बनी रही है. तो उस टाइम में वो सीख रहा था. सो एवोल्यूशन आता गया. 2-3 साल में मैंने इतना एवोल्यूशन देख लिया कि भाई हमारी मतलब एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर आई एम सेइंग कि एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर बहुत सारी चीज़ें बहुत जल्दी से चेंज हो रही थी. तो आई वॉज ऑल्सो लाइक कि भाई क्या करूँ, कैसे करूँ. तो बहुत अलग अलग लग रहा था. तो वही बात है. तो हुआ क्या, फिर मैंने एक क्या चीज़ रियलाइज़ की ना कि ऐसा क्या करना पड़ेगा, हमें थोड़ा सा रुकना पड़ेगा. सो आई ऑल्सो स्टेड बैक, अंडरस्टैंड इट कि कैसे एआई एवोल्यूशन काम कर रहा है, कैसी चीज़ें वर्क करती हैं, और जो टूल्स मार्केट में हैं उनसे कैसे रेगुलरली आपको अपनी चीज़ों को बढ़ावा देना पड़ेगा. मतलब इफ़ आई एम डूइंग माई सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क, आई एम डूइंग माई कोडिंग, सो वो कैसे मैं उसको बहुत जल्दी कर पाऊँ. और एआई उससे वो सब कर सकता है. आप लोगों को पता है ये बात. तो यही मैंने सीखा कि अब 1-1.5 साल हो चुका है एआई को आए हुए. सो अब मैंने खुद कोडिंग करना कम कर दिया. आई हैव इवन सीन दैट. सो खुद कोडिंग कम कर रहा हूँ और एजेंट से कोडिंग ज़्यादा करा रहा हूँ. तो दिस इज़ द एवोल्यूशन आई हैव सीन इन माई फील्ड. पर मेरे को, हाँ, जैसे आपने कहा अनुज कि मतलब शायद एआई कोडिंग क्या बोलते हैं जॉब्स मार देगा. इसका एक एक्सपेक्ट है. जैसे कुछ कुछ सेल्स की जॉब हैं, कुछ कुछ जॉब्स हैं जो मतलब डायरेक्टली इफेक्ट हो रही है. जैसे आपका जो डाटा कंटेंट राइटिंग करते थे लोग, मतलब एआई इज राइटिंग इट इन जस्ट सेकेंड्स. सो या यू हैव टू इवॉल्व कि आपको एआई से जीतना पड़ेगा, तभी जाके आपकी जॉब सस्टेन करेगी इन अ वे. पर ऐसा नहीं है कि मतलब सारी की सारी जॉब्स मर जाने वाली हैं या ऐसा कुछ होने वाला है. तो इट्स नथिंग लाइक दैट. जस्ट यू हैव टू बी लिटिल फास्टर. और आप एआई को अडॉप्ट करना पड़ेगा आपको रेगुलर बेसिस के अपने काम पे, तभी जाके वो चीज़ें सॉल्व हो पाएंगी. सो या दिस इज माई टेक ऑन एआई. अच्छा, तो एक सवाल यहाँ पे मेरे को जो आता है बार बार कि यार आज की भी जो जनता है
मतलब पता है आपको कुछ पता हो कि थोड़े दिन पहले गूगल ने क्या करा है? अभी क्या होता है ना, अब जो एसईओ वाली जो एड्स आती हैं, वहाँ पे जो वेबसाइट में आती हैं, वो वहाँ पे हट जाएँगी। वो वाला बिज़नेस ही गूगल बंद करने वाला है, क्योंकि आज की जो 92 से 95% लोग हैं, वो गूगल खोलते हैं सिर्फ़ एआई मोड में सर्च करने के लिए। वहाँ से वो चीज़ें पढ़ते हैं और स्किप कर देते हैं। ठीक है? तो उसकी वजह से जो बड़ी कंपनियों को बिज़नेस लॉस हो रहा है, मतलब एसईओ, एसईएम का भी जो बिज़नेस लॉस है, तो उसको कैसे कंपेंसेट कर रहे हैं, प्लस जो अब डाटा कलेक्ट कर रही है कंपनियां एआई के थ्रू, वो कैसे यूज हो रहा है, तो थोड़ा आप इसमें अगर हमें बता पाए। सो अनुज, आई मतलब ये न्यूज़ मैंने पढ़ी है और इसके ऊपर मेरा टेक ये है कि वी जस्ट डोंट हैव टू पैनिक। इसके अंदर क्या होगा कि हाँ, आई डायरेक्टली अंडरस्टैंड। देखो, जैसी एक इंडस्ट्री, जैसे एक डिकेड ख़त्म होता है, तो हाँ, इट ब्रिंग्स अप न्यू टेक्नोलॉजी और उसके साथ हर इंसान को काम करना सीखना पड़ता है। तो दिस इज़ माई टेक कि अब जैसे मान लो आपने कहा कि सेल्स की जॉब वो ख़त्म, मतलब क्या बोलते हैं, वो एडवर्टाइज नहीं कर पाएंगे गूगल के ऊपर, क्योंकि उनका मतलब वहाँ पे लोग ही नहीं आ रहे, तो फिर एडवर्टाइज करके करेंगे क्या, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट अभी मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि अब चैट जीपीटी, आपने देखा कि चैट जीपीटी इज अ फ्री टूल। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको, मतलब इफ़ यू हैव टू टोकन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, मतलब आपको पे करना पड़ेगा। बट 90% ऑफ जनता आज भी फ्री यूज़ करती है, और फ्री में बहुत कुछ हो जाता है। जी जी। तो वो 90% अब क्या कर रहे हैं भाई, देखो चैट जीपीटी की इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है, और हम जो पे कर रहे हैं वो जीरो है। अभी इवेंचुअली चैट जीपीटी को कस्टमर को एक्वायर करना है, इसलिए ही वो आपको फ्री में दे रही है। जी जी बिल्कुल। बट अब उनकी कॉस्ट है 1000, वो आपको दे रहे हैं जीरो में, जस्ट टू एक्वायर द कस्टमर। पर जो ये जो बीच का बॉर्डर है, वो इवेंचुअली चैट जीपीटी अब क्या कर रहा है, अब कवर करने के लिए क्या कर रहा है कि वो एडवर्टीजमेंट के रूप में आ गया। मतलब व्हेन यू विल सर्च कि हाँ आई नीड दिस इन चैट, मतलब ये मुझे कुछ सर्च प्रॉम्प्ट डालोगे तो उसके नीचे ऐसे अब वो नीचे ऐड आने का वो आ गया है सिस्टम। चैट जीपीटी अपनी कॉस्ट तो कवर करेगा इवेंचुअली। तो मेरे हिसाब से इवेंचुअली जेमिनाई और बाकी आपका क्लॉड, ये सब भी धीरे धीरे इसमें आ जाएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट जितनी है और जितना आप यूजर्स को फ्री में यूज़ करने दे रहे हो, उसका गैप तो भाई बहुत ही बड़ा है, वो किसी को तो कवर करना ही पड़ेगा। तो इवेंचुअली आई थिंक एवरी कंपनी भी जंपिंग। क्या डायरेक्शन ये है कि कहीं ना कहीं जो बड़े बड़े एआई कंपनीज हैं, जैसे मतलब ओपन एआई होगी, जिसका क्लॉड है, वो सब हो गया, गूगल का खुद जेमिनाई है, तो कहीं ना कहीं ये रिप्लेस कर रहा है हमारा जो सर्च इंजन मार्केट है। अगर ये मतलब अगर रिप्लेस कर ही रहा है, तो गूगल का ये जो डेटा आया था कि एसईओ एसईएम की जो एडवर्टीजमेंट है वो हट ही जाएंगी, बट अब वो वापस से डिस्प्ले करने वाले हैं जहाँ पे चैट जीपीटी या फिर दूसरे एआई के रिजल्ट्स आते हैं। तो इसमें फ़र्क क्या है, क्योंकि अब वापस से जो कंपनियां हैं, जो एसईओ एसईएम होता था, वो कहीं ना कहीं मतलब जिसके थ्रू कंपनी उसकी एड चलती थी, वो डिस्प्ले होता था, बट अब वही चीज़ उठ के वापस से आपके कोई भी एआई के प्लेटफॉर्म में आएगी, तो अब वापस से हम एडवर्टीजमेंट देखेंगे। बट तो ये फ़र्क कहाँ पे आ रहा है, मतलब जो, क्योंकि ये जो मॉडल कहना चाहते हैं या मार्केटिंग कहना चाहते हैं, जो चेंज हो रही है, ये वो एसईओ एसईएम बंद कर रहे हैं और वहाँ पे अब ऐड दिखाएंगे, तो ये फ़र्क कहाँ आ रहा है एग्जैक्टली, मैं ये जानना चाहता हूँ। देखो, फ़र्क इवेंचुअली यही है कि एवोल्यूशन है। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई कभी भी लोग जो सर्च करना बंद कर, इवेंचुअली अगर आप सर्च कर रहे हो तो जो आप प्रॉम्प्ट लिख रहे हो वो भी तो, जैसे जेमिनाई है, वो भी तो सर्च इंजन को पूरा ब्राउज करके बहुत जल्दी उसके पीछे जो कोडिंग लिखी हुई है वो पूरा का पूरा ब्राउज करके आपके पास कंटेंट ला के देता है। इवेंचुअली चेंज कुछ नहीं है, चेंज इवेंचुअली लाइक कि भाई टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब चाहे आप .com बबल की बात करो जो उस टाइम पे था, अब वो वेबसाइट से लोग उसके बाद एप्लीकेशंस पे आए, एप्लीकेशन के बाद उसके बाद लोग वेब एप्स पे आए, ऐसे एवोल्यूशन इज अ पार्ट ऑफ इट। बट यहाँ आई डेफिनेटली अंडरस्टैंड कि एआई को जो मतलब जो गैप है वो बहुत ही बड़ा है। मतलब इवेंचुअली आपके पास कुछ ऐसा आ गया कि जो शायद कभी दुनिया ने देखा ही नहीं था। तो हाँ, मतलब अभी तो आपको लग रहा है कि भाई देखो, जब चैट जीपीटी स्टार्ट हुआ इट वाज जस्ट लाइक कि आपको कंटेंट लिख के देता था, उसके बाद दे केम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, दे केम टू मार्केटिंग, दे केम टू एवरीथिंग। तो वो इजी तो अब होता ही जाएगा। उसके बाद आई थिंक थोड़े टाइम में फिर आपको रोबोट्स भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ जापान में खाना भी लाके रोबोट ही देता है, जहाँ लोगों को, मैं खुद भी जापान गया, वहाँ पे ये सब मैंने ऑब्जर्व करा। और दूसरी चीज़ जहाँ पे लगता है एआई एकदम नई चीज़ है, ऐसा नहीं है। थोड़ा मैं अपनी ऑडियंस को थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे दे दूँ कि यार एआई की जो बात है ना, वो हमारे ग्लोबल लेवल पे 1950 में स्टार्ट हुई थी। 1950 में पहली बार जिक्र करा गया था। फिर वहाँ पे मेरे को एग्जैक्टली कंट्री याद नहीं है, जॉन मैकेटी करके थे, उन्होंने वहाँ पे फिर उठाया था मुद्दा, और ये पूरा मतलब जो टॉपिक है वहाँ से चलता आ रहा है। बट एक चीज़ और जो आज की डेट में हॉट टॉपिक है, वो है यूएसए, ईरान और इजराइल, जो मतलब बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है ग्लोबल लेवल पे।
प्लस मैं इसको जोड़ना चाहूँगा बिटकॉइन से, कि वो जो बिटकॉइन वाली जो टेक्नोलॉजी है, डिजिटल करेंसी की टेक्नोलॉजी है, या फिर ब्लॉकचेन जो अपने में ही एक टेक्नोलॉजी है, तो मतलब पहले तो हम ब्लॉकचेन पे थोड़ी बात कर लेते हैं, फिर डिजिटल करेंसी पे आते हैं, और फिर कैसे अब जो नेशंस हैं वो कैसे यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक न्यूज़ थी कि यूएसए मैनिपुलेट करेगा आने वाले समय में कि कैसे बिटकॉइन का यूज़, क्योंकि अभी क्या कर रहा है यूएसए ना, बिटकॉइन खरीदे जा रहा है और आने वाले समय में उससे पेमेंट्स करेगा बड़े बड़े देशों को, ठीक है। तो वो कैसे इसका यूज़ गलत तरीके से कर सकता है, और बिटकॉइन का जो यूज़ है या फिर डिजिटल करेंसी का यूज़ है, जो वॉर हो रही है उनमें वो कैसे आ रहा है, तो उसमें थोड़ी आप लाइट देना चाहें, बताना चाहें तो अच्छा लगेगा हमारे व्यूअर्स को भी। Yeah, definitely. So let me start with कि blockchain as a, देखो eventually blockchain अभी नहीं आई है, to be very honest it started in 2000 early 2008, सतोशी नाकामोटो, आपको पता होगा कि बिटकॉइन के फाउंडर हैं, तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया था इवेंचुअली। अब मैं मानता हूँ, आपको थोड़ी क्लैरिटी देता हूँ कि अब एज अ कंट्री, जैसे वॉर आपने रशिया यूक्रेन भी देखा, अब आप ईरान और वो देख रहे हैं, ईरान और यूएसए या इजराइल, कुछ भी कह लीजिए आप, तो उसके अंदर एज अ यूज़ क्या कह सकते हैं, जैसे यूक्रेन था, यूक्रेन का क्या हुआ कि उनके जितने भी जैसे, सो द व्हेन वॉर कम्स इन, तो ऐसा होता है कि मतलब आपको खाना चाहिए होता है, आपको टेक्नोलॉजी चाहिए होती है, आपका वाईफाई टेक्नोलॉजी, ये सब बंद हो चुके होते हैं, मतलब एज अ कंट्री इवेंचुअली फॉर द सेफ्टी मेजर्स। सो वेयर आर उसके उस टाइम पे क्या हुआ कि लोगों के पास पैसा तो है, अब हैंड इन कैश का कोई फ़ायदा नहीं है जब वॉर चल रही है, तो अब आप डिजिटल करेंसी की तरफ मूव करते हैं कि जैसे बिटकॉइंस हो गया, ये हो गया, एज अ करेंसी आप मूव कर सकते हो विद इन सेकेंड्स, जस्ट लाइक यूपीआई मैंने आपको, पर यहाँ पे क्या है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्टेड है कि भाई इंडिया में यही पेमेंट हो सकती है, बट ब्लॉकचेन को आप जैसे देखेंगे तो इट्स वेरी फास्ट, लाइक विद इन सेकेंड्स यू कैन ट्रांसफर मिलियंस। तो जैसे बिटकॉइन, ईरान ने कुछ अपने, मान लो कुछ अपने वॉर के लिए कुछ इक्विपमेंट्स खरीदने हैं या खाना है, कुछ भी चीज़ें हैं, तो उस चीज़ के अंदर ब्लॉकचेन बहुत काम में आ रही है कि भाई इजी पेमेंट हो जाती है, और किसी को आपको सोर्स भी नहीं पता चलेगा कि आपने यार क्या पता यूएसए से खरीद लिया और आर्टिफिशियल वॉर कर रहे हो ग्लोबल लेवल पे, आपको कुछ पता ही नहीं। हाँ, क्योंकि आजकल खबरें भी थी कि ग्लोबल लेवल पे यार आजकल वॉर जो है ना इतनी फ्रीक्वेंट हो गई है, तो लोगों को बीच में सोशल मीडिया हो गया या मीडिया में आवाज़ उठी कि यार ये सारी वॉर्स कहीं ना कहीं क्या मैनिपुलेट करते हैं क्या अपने फायदे के लिए। क्योंकि एक दो न्यूज़ ये भी है कि जब भी वॉर की अनाउंसमेंट होती है तो बहुत सारे एक ऐसे अननोन सोर्सेज जो होते हैं ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, 5-10 मिनट में प्रॉफिट बुक करते हैं और एग्जिट भी कर देते हैं। तो ये भी हो सकता है कहीं ना कहीं। डेफिनेटली देखो अनुज, ऐसा भी होता है कि अब जैसे ISIS है, उनको फंडिंग्स मिल रही हैं, ये सब मिल रही है, अब यूएस से कुछ ना कुछ फंडिंग टेररिस्ट को भी देता है, क्योंकि सबको पता है इवेंचुअली अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में कुछ चीज़ें ठीक करने के लिए या अपनी बिगाड़ने के लिए कुछ भी कह सकते हैं, जो पीठ पीछे की चीज़ें हैं वो भी ब्लॉकचेन के थ्रू ट्रांजेक्शन्स होती है, सबको होती है, सब हवाला भी होता है आजकल के टाइम। पहले तो फिर भी नोट जोड़ के दिखाते थे, आज तो फिर भी आप बिटकॉइन से सेकेंड्स में आप सेंड कर सकते हो। तो फिर हाँ, चेंजेस हुए हैं, और अब मैं आपको इवेंचुअली एक नया चेंज बताता हूँ। जैसे आपने बोला कि यूएसए इज़ इन फेवर ऑफ क्रिप्टो, डेफिनेटली ट्रम्प इज़ वेरी फेवरेबल टू क्रिप्टो। एक क्लैरिटी लॉ है, देखो ब्लॉकचेन का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आज तक 2020 से लेकर अभी तक जो था वो ये था कि क्लैरिटी ही नहीं है भाई किसी को। जब गवर्नमेंट चाहती है कि भाई अगर कोई भी पैसा मूव हो रहा है तो मेरे पास उसकी पावर रहे, ब्लॉकचेन में वो था ही नहीं। तो अब क्या किया गया है कि भाई अब सारे के सारे लोग, जैसे यूएसए ने एक लॉ लाया, क्लैरिटी लॉ, कि भाई हम इसके ऊपर ना क्लैरिटी देंगे कि रूल्स एंड रेगुलेशन बना लेते हैं, मतलब यू वोंट नो कि कौन ट्रांजेक्शन कर रहा है, बट इतनी क्लैरिटी तो होनी चाहिए कि भाई कितना लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। जैसे बड़ी कंपनी, JP Morgan, बड़े बैंक्स हैं, आप जितने भी यूएसए के बड़े बैंक्स हैं, अब वो सारे के सारे ब्लॉकचेन में आ रहे हैं। उन्होंने अपनी क्रिप्टो करेंसीज निकाली हैं जो स्टेबल कॉइन है, जैसे जो US डॉलर बैक्ड हैं, वो सब ऐसा कर रहे हैं कि ब्लॉकचेन के में मूव करते हैं और उसके बाद देखते हैं। तो आई इवेंचुअली इवन थिंक कि अब क्या करेगा ट्रम्प, क्या करेगा थोड़े टाइम में, जैसे उनका डेट बहुत बढ़ता जा रहा है, करेक्ट है, सबको पता है, तो वो धीरे धीरे एक्यूमुलेट तो कर रहे हैं। अब जैसे मार्केट बहुत नीचे है, नीचे भरे जा रहे हैं, बिटकॉइन भरे जा रहे हैं, अब वो करेंगे क्या थोड़े टाइम में, मतलब बहुत सही हुआ। देखो अभी नीचे से नीचे खरीदा, जैसी वॉर खत्म होगी वैसी क्रिप्टो मार्केट देखना क्या बूम मारेगी, और इवेंचुअली ट्रम्प आ गए न्यूज़ पे ये बोल देगा कि हम अपना सारा डेट क्रिप्टो में पे करेंगे, एवरीवन विल बी हैप्पी कि हाँ भाई दे दो हमें, दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब डेट आ रहा है किसी को, कितनी बड़ी कंट्रीज को तो खुशी है वही कि फटाफट आ जाए, हमारा डेट चुका दिया जाए।
अब जैसे ही क्रिप्टो वो पेमेंट कर देगा उसको, मतलब द प्राइसेस आर हाई नाउ, पेमेंट डन, उसके बाद इतना वेल्स यूएसए में इतनी बैठी है कि वो सारी की सारी क्रिप्टो वापस गिरा देगी और खेला हो गया भाई, खेला। अब समझो मतलब कितनी बड़ी मैनिपुलेशन करता है ट्रम्प एंड उस। अभी मतलब मैं मानता हूँ कि ग्लोबल जाइंट है कहीं ना कहीं यूएस, तो क्यों ना जैसे ब्रिक्स जैसी वो बन रहे हैं, संगठन बन रहे हैं, और वैसे क्यों ना सारी कंट्री एक साथ आके अगर उनको डिनाई कर दे कि नहीं हम एक्सेप्ट नहीं करते पेमेंट्स बिटकॉइन में, तो फिर क्या कर सकता है यूएस? या फिर मतलब उनका इतना दबदबा है ग्लोबल लेवल पे कि कोई मना ही नहीं कर सकता उनको? देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, दबदबा तो है, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, चाहे अपना चाइना को छोड़ के यूरोपियन यूनियन तक पे सारा दबदबा है यूएसए का। अगर यूएसए बोल देगा कि डांस करके हाँ तो सारे डांस करेंगे, टू बी वेरी ऑनेस्ट करना ही पड़ेगा भाई, उनके पास इतनी पावर है। अभी टैरिफ लगाए थे तो दिखा था सबको, चाइना को छोड़ के सभी ऑलमोस्ट झुक गए थे कि हाँ ठीक है, यूरोपियन नेशन का थोड़ा था, वरना तो सभी झुक गए थे। बिल्कुल बिल्कुल, ये आप बिल्कुल बात सही कह रहे हैं, बट इवेंचुअली अगर मैं आपका ये जो ये क्वेश्चन आपने बोला कि सारी कंट्रीज आगे मिलके बोल देंगे हम बिटकॉइन ट्रांसफर वो नहीं करेंगे, देखो अगर कोई टेक्नोलॉजी मार्केट में एग्जिस्ट करती है ना तो इवेंचुअली हैव टू एक्सेप्ट इट। आप मान लो सारी की सारी गवर्नमेंट बंद जैसे एआई जैसे हो गया अपने में, हाँ सबको एक्सेप्ट कर रहे हैं। नहीं बट आप समझो जब लोग हैं, लोग तो पेमेंट्स करना नहीं रुकेंगे ना भाई। तुम वैसी ट्रांजैक्शन आप पता नहीं लगा सकते कहाँ गई। जी। आप ट्रम्प आके मुझे बोल दे कि भाई तू पेमेंट ना कर, अबे मैं तो करूंगा, मेरी मर्जी, अगर मेरा फायदा हो रहा तो मैं करूंगा, अगर क्योंकि इवेंचुअली द प्राइस इज आल्सो इंक्रीजिंग भाई, बिटकॉइन का प्राइस भी तो फ्लक्चुएट होता है। पहली बात आपको प्राइस का बेनिफिट मिला, दूसरा आपको ट्रांजैक्शन ना पता है वो भी बेनिफिट मिला, उसके बाद आप मतलब उसको इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, तो उसका एफडी में अमाउंट भी मिलता है, स्टेक करना बोलते हैं उसे। तो जैसे आपने कुछ अमाउंट स्टेक कर दिया तो उस पर 10% 20% जैसे एफडी को बीटी करती है इवेंचुअली। तो भाई तीन इतने सारे बेनिफिट है, मैं तो करूंगा भाई। तो इवेंचुअली गवर्नमेंट को वो पुश करना ही पड़ता है भाई। अब लाखों ये लोग यूज़ कर रहे हैं तो कर दो ना, जैसे यूपीआई है, अब यूपीआई एज एन लोग यूज़ करते जाएंगे, तो इवेंचुअली आपको रेगुलेशन तो लाना पड़ेगा ना, क्योंकि भाई अब ठीक है तू नहीं कर पा रहा तो मैं ही कुछ बना लूँ, ऐसी वाली बात आ जाती है। जी। तो टेक्नोलॉजी तो आपको करनी ही पड़ती है, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई 100 कंट्री आके बोल देगी मैं नहीं करूँगी तो कभी ब्लॉकचेन मरना ही। इवेंचुअली इट इज द एवोल्यूशन जो टेक्नोलॉजी मार्केट में कह लो या फिर ओवरऑल एक ग्लोबल मार्केट में। ठीक है, तो मैं एक चीज यहाँ पे एक थोड़ा सा अपने देश की तरफ वापस बढ़ना चाहूंगा, जो अभी कॉकरोच जनता पार्टी आई है, प्लस उसमें जेनजी का वापस से होता है कि एकदम से किसी चीज को हवा लगती है तो हवा के साथ वो रातों रात स्टार बन जाती है वही चीज। तो वैसे ही वापस से जेनजी ने कॉकरोच जनता पार्टी को रातों रात सबसे ज्यादा फॉलोड कोई पार्टी बना दी। मतलब वो जब तक वो क्या बोलते हैं कि एक ऑफिशियल एंटिटी भी नहीं थी, उससे पहले ही मतलब जेनजी ने उसको रातों रात स्टार बना दिया। तो ये जो जेनजी है, आप क्या समझ पा रहे हैं? क्योंकि अभी जैसे यूपीएससी का पेपर पैटर्न चेंज हुआ, वहाँ पे उन्होंने इशू उठाया। सीबीएसई की जब वेबसाइट इशू मतलब वहाँ पे हुआ कि हैक हो गई या फिर कुछ दिक्कतें आई, वहाँ पे फिर जेनजी ने आवाज़ उठाई। बट जेनजी कहीं ना कहीं जो उनकी प्रोडक्टिविटी लेवल है दिन पर दिन वो भी गिरता जा रहा है, और वो भी हो सकता है कि जो टेक्नोलॉजी आई है जैसे एआई हो गया या फिर उनका ओवर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी या डिवाइसेस, उसकी वजह से भी जेनजी जो है दुविधा में रहता है। कहीं मतलब होता क्या है, जेनजी एक दो मतलब धारी तलवार जैसा है कि वो किसी को भी उठा के स्टार बना सकता है, बट वो अपने ही लेवल पे, खुद के लेवल पे कहीं ना कहीं उनकी प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। और एक स्टैट था पिछले 100 सालों में कहीं ना कहीं जो आज का यूथ है उसकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। तो क्या लगता है वो टेक्नोलॉजी की वजह से है, प्लस जो टेक्नोलॉजी की वजह से जो जेनजी का माइंडसेट है वो भी बहुत चेंज हो रहा है। तो आपका उस पर क्या टेक है? सी आई वुड से कि देखो जैसे जैसे सोशल मीडिया एग्जिस्ट करता है तो वैसे वैसे लोगों को मतलब जागरूकता, यू कैन से जागरूकता बढ़ती है। तो इवेंचुअली देखो आज के टाइम पे चाहे आप मानो पहले लोग न्यूज़पेपर से न्यूज़ पढ़ते थे, ठीक है, तो जो उनका दिमाग था या जितना भी क्या बोलते हैं उनको इन्फॉर्मेशन ट्रैक होती थी वो सिर्फ उसी चीज़ से होती थी या टेलीविज़न से होती थी। तो अब जो है वो सोर्सेज बढ़ गए हैं और इवेंचुअली जो चीज़ें हैं वो बहुत खुल गई हैं कि भाई इवेंचुअली जैसे आपने नेपाल में अभी जेनजी का मूवमेंट देखा, उन्होंने पूरी सरकार एग्जिस्ट करी कि भाई आप ऐसा कैसे कर सकते हो। और वैसे ही आई वुड से कि इंडिया में भी ऐसे एक मूवमेंट है। आई वुड नॉट से कि ऐसे कोई लड़ना चाहते हैं वो लोग,
इवेंचुअली दे वुड लाइक टू से कि हम अपनी आवाज़ आपके सामने रखना चाहते हैं कि भाई ऐसे ऐसा आप हमें कैसे बोल रहे हैं कि आप कॉकरोच बोलते रहे. इवेंचुअली वी आर द वन दैट विल ड्राइव द फ्यूचर. हमें ही तो कमा के ऑन एंड वी आर इवन अ यूथ सेंट्रिक देश, मतलब कंट्री हमारी. वही एक चीज इसमें जो ऐड करूंगा, जो आप बात कर रहे हैं जेन ज़ी प्रोडक्टिविटी की बात करता है कि हम ही आगे देश चलाएंगे, बट उनकी जो खुद की प्रोडक्टिविटी है, खुद के जो आउटकम्स है, जो आउटपुट आ रहा है, वो बहुत कम हो जा रहा है. तो आपको नहीं लगता है बहुत कंट्रास्टिंग चीज है कि वो खुद भी काम नहीं कर रहे और एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे जो चीजें हैं वो अच्छी होंगी. सी आई वुड नॉट से कि ऐसा कुछ है. देखो जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की तरफ दुनिया बढ़ी है तो काम करना भी इजी हुआ है. जैसे आपके पास एआई आया, जो मैं पूरा कोड लिखता था वो कोड लिख रहा है. तो ऐसा नहीं है कि मतलब हर बंदा ही ऐसा हो गया है. सम पीपल आर स्टिल लाइक कि दे आर हार्ड वर्किंग. जो स्टार्टअप्स बन रहे हैं 18 साल के बच्चे ही तो बना रहे हैं इवेंचुअली. हाँ, तो बस इवेंचुअली इट्स लाइक कि थोड़ा मूवमेंट चेंज हो गया है. अब जैसे मिलेनियल्स हैं, वो सोचते हैं कि भाई ये ही तरीका है इसको करने का. बट जेन ज़ी दे आर ब्रिंगिंग सम न्यू माइंड इनटू द फ्यूचर कि भाई मैं भी ऐसे ड्राइव कर सकता हूँ, मैं भी ऐसी चीज़ें कुछ ऐसे रख सकता हूँ आपके सामने. तो इट्स लाइक कि आई वुड से इट्स योर माइंडसेट, नॉट द पीपल हु आर मेकिंग द फ्यूचर. इवेंचुअली दे वुड मेक अ फ्यूचर. भाई उन्होंने काफ़ी चीज़ें अच्छी की हैं. स्टार्टअप्स हो गए, बिजनेसेस हो गए, जोमेटो, इतनी बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज है. उनके तो कस्टमर्स भी सारे जेन ज़ी है. इवेंचुअली दे हैव द मनी, दैट्स व्हाई दे आर डूइंग इट. और आई वुड से कि उनका आवाज़ उठाने का तरीका थोड़ा अलग हो सकता है. आई वुड डेफिनेटली एग्री कि वो जो टिकटॉकर्स, रील वाले लोग हैं, वो इवेंचुअली उस थोड़े डिफरेंट पाथ में हैं और भीड़ भड़क्के में उनको दंगा फसाद करने में रहती हैं चीज़ें. बट दे आर जस्ट, उनको सप्रेस करना गवर्नमेंट का काम है. वो आई थिंक दे विल बी एबल टू डू इट. बट जो आई थिंक कि जैसे राघव चड्ढा का भी आपने मूवमेंट देखा, ही वॉज द पर्सन हु वॉज टेकिंग सम पॉइंट्स आउट कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हमारे देश में दिक्कत है. फिर आई थिंक कॉकरोच जनता पार्टी वॉज अ ट्रिगर टू दैट ऑल्सो. जैसे वो बीजेपी में मूव किए, उसके बाद ही एक कॉकरोच वाला, क्योंकि इस बार क्या हुआ, ये थोड़ा मूवमेंट ज़्यादा उठ गया. हुआ क्या, राघव चड्ढा ने फिर पार्टी भी चेंज कर ली. पहले उन्होंने बयान दिए कि वो एयरपोर्ट के समोसे की बात उठाई, फिर प्लान मोबाइल रिचार्ज की बात उठाई और उनको बहुत पॉपुलैरिटी मिली. फिर उसके बाद है जेन ज़ी ने देखा यार, उन्होंने एक तो पार्टी चेंज कर ली, दूसरा फिर वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट में बात चली है, वहाँ पे कॉकरोच का जिक्र हुआ. वहाँ से जेन ज़ी को मेरे को लगता है असली इस बार, मतलब पता नहीं असली कितना है, नकली कितना, वो मुझे नहीं पता. बट पुराने जो जमाने में आवाज़ उठती थी कुछ समय पहले आज से, और अब जो उठी उसमें इसलिए फ़र्क भी देखा गया कि हाँ यार, उनको इस बार समझ आई. माइंडसेट उनका ये था कि यार ऐसा ये तो नहीं चलेगा, रोज़ आप हमें कुछ समझते ही नहीं. और इस बार वो पॉलिटिकल चेंजेस भी जो मतलब होता है ना, एक लैंडस्केप हवा है, जो एक मीडिया पे हवा है, वो भी बदलती हुई दिख रही है कि इट इज़ मोर टुवर्ड्स कि यार जो काम करेगा शायद आने वाले समय में वही हमारे देश पे राज करेगा, या फिर मतलब वही पॉलिटिकल पार्टी हमारे यहाँ पे रूल में आएगी. डेफिनेटली. सो आई इवेंचुअली एग्री विद दैट. इवेंचुअली होगा क्या कि अब जैसे आप कांग्रेस के टाइम पे एक अन्ना हज़ारे मूवमेंट हुआ, देन इट केम टू कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी बनी. तो ऐसा हो सकता है, अब वी डोंट नो द फ्यूचर, ऐसा हो सकता है कि वो जो मूवमेंट एग्जिस्ट कर रहा था, तो क्या आपको लगता है कोई एआई एफिलिएटेड पार्टी आ जाएगी कि यार एकदम से कोई एआई वाली पार्टी बनी है और वो अपना एकदम एआई का यूज करके मार्केटिंग वगैरह कैंपेन इतने अच्छे करते हैं, कोई पूरी हवा खींच जाए? हो सकता है क्या? no one knows the future bro, but I think कि जो होगा, I think हमारा youth है, they will to do the best. अगर किसी ने प्रॉम्प्ट अच्छा डाल दिया कि कैंपेन अच्छा बना दो, तो क्या पता कोई अच्छी एक पॉलिटिकल पार्टी भी आई ऐसे बन जाए. बिल्कुल. तो आज का एक आखिरी सवाल, डेफिनेटली who knows the future. अगर सब कुछ नया है, हमारे लिए कोरोना नया था, डिमोनेटाइजेशन नया था, तो हो सकता है कि शायद इसमें भी कुछ नया हो. मैं पूछना चाह रहा हूँ कि आपको क्या लगता है कि आज से 10-15 साल बाद जो हमारा समाज है, सराउंडिंग है, वो कैसा दिख रहा होगा? मतलब क्या एआई इतना आगे बढ़ जाएगा, इतना सुपर एडवांस हो जाएगा कि कहीं ना कहीं बात होती है कि पता है एक लाइन है कि सुपर इंटेलिजेंस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर कि ह्यूमैनिटी, हमारे जो ग्लोब मतलब अर्थ है, उस पर टिकेगी कि नहीं. तो क्या लगता है वो सुपर इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं ह्यूमन की जो शक्तियाँ हैं, ह्यूमन है, उसको ही एक्सटेंड कर दे? क्योंकि ह्यूमन का जो नेचर है वो हमेशा रहा है कि सेल्फ डिस्ट्रक्टिवनेस, चाहे वो न्यूक्लियर बॉम्ब हो और अब जो सुपर इंटेलिजेंस की तरफ बढ़ रहे हैं. तो आपका उस पर क्या टेक है? See, I eventually mean कि
जैसे आपने कहा कि फ्यूचर, मैं कहूँगा फ्यूचर नहीं, आप जापान गए हैं, आपने देखा है कि जी। फ्यूचर आ रखा है। और यूएसए में भी जैसे ऑटोमेटिक कार्स जी। हैं, एग्जिस्ट कर रही हैं। जी। आपने एडास भी देखा है इंडिया में। दीज आर द जी। थिंग्स दैट विल ड्राइव द फ्यूचर। यही है, तो मतलब इवेंचुअली ये सब चीज़ें ही इवॉल्व होंगी। एडास ऐसा हो जाएगा इंडिया में भी कि भाई दे आर ड्राइविंग द कार ऑटोमेटिकली, टेस्ला में ऑलरेडी होता है। तो हाँ, इवेंचुअली और भी ऐसी चीज़ हो सकता है, गाड़ी उड़ने वाली आ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। सो दीज मैं आर उस द पे थिंग्स काम करके आया हूँ दैट विल फ्लाइंग कार के ऊपर। इवॉल्व हो रही हैं। जी तो आपको जी तो जी। बहुत पता होगा। तो वही बात है, आई थिंक सो कि यही सब चीज़ें हमारा फ्यूचर डराइव कर रही हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें आने वाली है, जैसे आई थिंक कि हो सकता है जैसे अभी आपने देखा कि वॉर में भी कि लोगों की जरूरत नहीं पड़ रही है भाई, अब तो जी आप एक बटन ड्रोन्स हैं, दबाइए सबसे लड़ाई और हो रही जाइए है। वहाँ तो आई पे थिंक रोबोट्स किसी विल को ऑल्सो बी देयर। मार के रहिए। हाँ, सही बात है। बस यही सब, आई थिंक दिस इज़ द फ्यूचर। अगले 10 साल में, इफ़ आई हैव टू प्रिडिक्ट 10 साल में क्या क्या एग्जिस्ट करने वाला है, फ्लाइंग कार्स विल बी द वन। और हमारा जो सारा का सारा एजुकेशन सिस्टम है वो जी सारा जी। का सारा मतलब इवेंचुअली कंप्यूटराइज, ऑल द बेस्ड ऑन सॉफ्टवेयर। गाड़ियाँ खुद चलने लग जाएंगी। शायद इंसान ही रह जाएगा जो बस थोड़ी शायद मजदूरी कर रहा होगा, और बाकी तो सब कुछ ले ही जाएगा, मेरे को लगता है यही। तो चलिए इसी के साथ एंड करते हैं आज के सेशन के लिए। और हमारे गेस्ट के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत मज़ा आया। मैं होप करता हूँ कि आप सबको भी ये सेशन उतना ही थॉटफुल लगाओ, अच्छा लगाओ, इंसाइटफुल लगाओ। तो कमेंट्स में बताइए कि कैसा लगा, बाकी फीडबैक दीजिए कि कैसा लग रहा है और इस सीरीज़ में आगे किस टॉपिक्स के ऊपर बात करी जाए हमारे द्वारा। तो बाकी मिलते हैं, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें। साइनिंग ऑफ गाइस।